नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान होम गार्ड की जो वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी आई है, पूरी 2500 की वैकेंसी आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परीक्षा नहीं होगी। तो फिर परीक्षा नहीं होगी तो कैसे सिलेक्शन होगा दोस्तों? इसका सिलेक्शन होगा और कैसे होगा, इसकी क्या योग्यताएँ रहेगी और इसके लिए आपका जो वर्दी का सपना है कैसे साकार होगा, उसके लिए अब आपको बात करवाएंगे हम सुरेंद्र जी सर से, जो आपको पूरा एक जो राजस्थान होमगार्ड भर्ती का जो पूरा का पूरा मेमोरेंडम है, जो आप कह सकते हो कि किस तरह की योग्यता है, किस तरह के प्रमाण पत्र हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। तो बात करते हैं सुरेंद्र जी सर से। लीजिए सर, बात कीजिए इस बम्पर भर्ती के बारे में। बिल्कुल मोतीराम जी सर, जो वैकेंसी राजस्थान सरकार ने 2500 पोस्टें विद्यार्थियों के लिए निकाली है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली है और इस पे ऊपर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। और विद्यार्थी दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, इसके अंदर मिनिमम जो आपकी योग्यता रखी गई है वो बिल्कुल 8वीं पास रखी गई है। इसमें आप ये ना सोचें कि सिर्फ 8वीं पास वाला ही ये भर्ती जो है इसके लिए एलिजिबल होगा और ये फॉर्म भरेगा, ऐसा नहीं है। इसमें 10वीं पास वाले भी भरेंगे और बीए जिसने ग्रेजुएशन कर रखी वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन यह है कि राजस्थान सरकार ने जो मिनिमम योग्यता रखी है वो क्या रखी है? 8वीं पास। अब इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो होमगार्ड की भर्ती निकली है उसमें जो पद रखे गए हैं राजस्थान सरकार ने, टोटल पद कितने रखे गए हैं? 2500 पोस्ट रखी गई है। और उसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 10 जून 2020 रखी गई है और जो लास्ट डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है? 9 जुलाई 2020। इन जो डेट राजस्थान सरकार ने रखी गई है, इन दोनों डेटों के मध्य ही आपको फॉर्म भर लेना है। इससे ये नहीं चूक जाएं कि फॉर्म हमने भरा नहीं है और लास्ट डेट चली गई है और सरकार है जो फॉर्म भरने की डेट को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचे। आपको जो डेट दे रखी उसी के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। अब सबसे जो मेन रखी गई है इसके लिए योग्यता, वो क्या रखी गई है? मिनिमम 8वीं पास वाला विद्यार्थी ही इस फॉर्म को भर सकता है। 5वीं पास वाला नहीं, मिनिमम 8वीं, इससे ऊपर कोई भी हो सकता है। और जो आप फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म है जो ई मित्र, जो भी राजस्थान सरकार ने ई मित्र के लिए जो योग्यता दी गई है, ई मित्र के द्वारा SSO ID के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप खुद भी भर सकते हैं या ई मित्र पे जाके ऑनलाइन मोड पे आप खुद भरवा सकते हैं। अब इसके लिए शारीरिक जो दक्षता है उसके अंदर आपने ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपके जारी किए जाएंगे। उस ऑनलाइन एडमिट कार्ड में जो आपने डिस्ट्रिक्ट चुना है, जो जिला चुना है, उसी जिले के अंदर आपको जाना है और आपको शारीरिक दक्षता वहाँ पे देना है। अब रही बात फीस की, फीस करते हैं, फीस पे डिस्कस। तो फीस जो जनरल और OBC के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो फीस है जो कितनी रखी गई है? 200 रुपये रखी गई है। और SC और ST के लिए जो फीस रखी गई है वो कितनी? 175 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों, और परीक्षा केंद्र की बात करते हैं तो परीक्षा केंद्र आपको इससे फॉर्म में, जब फॉर्म आप ऑनलाइन मोड भरेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारे परीक्षा केंद्र दे रखे होंगे। उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा परीक्षा केंद्र आपके लिए सूटेबल रहेगा और वही परीक्षा केंद्र आपको शारीरिक दक्षता, जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, आपको वहीं पे आपको शारीरिक दक्षता के लिए जाना है। अब दोस्तों, एक दे रखा है आरक्षण का मुद्दा। अब आरक्षण का है जो महिलाओं के लिए इस होमगार्ड भर्ती के लिए आरक्षण रखा गया है वो महिलाओं के लिए 30% रखा गया। लेकिन जो 2500 जो टोटल सीटें हैं उसका 30% जो है वो किसके लिए? महिलाओं के लिए है। और 12.5% है वो किसके लिए? भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया। अब बहुत से विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इसका वेतनमान मंथली बेसिस पे है, पर डे बेसिस पे है या किस बेसिस पे? इसके ऊपर अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और जो वेतनमान रखा गया है वो 693 रुपये 693 रुपये प्रति दिवस आपको मिलेंगे। यानी पर डे आपको कितने? 693 रुपये आपको मिलेंगे, वो भी किस पे? होमगार्ड के तौर पे। और 590 रुपये जो इन्होंने प्रति दिवस निर्धारित किए हैं वो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पे आपको, अगर आप सेवाएं देंगे तो आपको 590 रुपये मिलेंगे। तो ये जो सारा है दे रखा है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको भरना है। ये आप जरा अच्छे से नोट कर लें। और रही बात, एक इसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, चिकित्सकीय मापदंड।
चिकित्सकीय जो मापदंड है वो इस भर्ती के लिए दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो आपकी 6/6 होनी चाहिए। अब रही बात इसमें चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस चयन प्रक्रिया के ऊपर मोतीराम जी थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे और ये आपको बताएंगे कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या क्या आपको नहीं रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं योग्यता की, क्या किस तरह से इसकी चयन प्रक्रिया होगी। वैसे तो सर ने बताया था कि किस तरह से फॉर्म वगैरह सबमिट करना है। अब अपन बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो पहली चयन की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होगा उसमें होगा पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने जिस SSO ID से जो आपका फॉर्म भरा है और उसके साथ आपने अपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, चाहे NCC का हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे 8वीं की मार्कशीट हो, चाहे ITI हो, वो सभी जो ओरिजिनल मार्कशीट हो, जो आपके प्रमाण पत्र होंगे उसकी पहले जांच होगी। वो अगर आपके सही सत्यापन और सही ओरिजिनल पाए गए तो आपका फिर होगा एक और चरण, और उस चरण को कहते हैं PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी शारीरिक माप तोल परीक्षण। यानी आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से ले लिए जाएंगे, आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। यानी शारीरिक माप तोल परीक्षण में भेजने के बाद क्या होगा कि महिलाओं के लिए फिर अलग लाइन बनेगी, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनेगी। अब अलग क्यों बनेगी, क्योंकि ये थोड़ा फिजिकल का क्राइटेरिया है। इसमें क्या होगा, आपका माप तोल परीक्षण होगा। माप तोल परीक्षण क्या होगा दोस्तों, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए जो माप तोल है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, तो देखिए पुरुष है, इन पुरुषों की जो हाइट या ऊंचाई जो या कद है वो कद होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, यानी 168 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं का जो योग्यता के अनुरूप जो इनका जो हाइट या कह सकते हो कद या ऊंचाई रखी है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद अगर ये आपका दोनों का क्लियर है, फिर आपका चेस्ट का माप होगा, और चेस्ट का माप होगा, ध्यान रखना, वो केवल पुरुषों का होगा, महिलाओं के चेस्ट का माप नहीं होगा। यानी सीने का आपका सीना देखा जाएगा, और सीना जब जांच होगा उस समय आपका जो मिनिमम सीना है बिना भुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपके यहाँ पर सीने के ऊपर वो फीता लगाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि आप सांस लो और सीना फुलाओ, तो उस समय आपका जो सीना होना चाहिए वो फुला होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। जब आप सीना फुला दोगे तो आपका 86 प्लस हो जाएगा, यानी 81 से 85 या 87 88 जितना भी हो, यानी कहने का मतलब है कि मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर है वो क्या होना चाहिए, सीने का फुला होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, महिलाओं के लिए इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई है नहीं। उसके बाद वजन होगा। तो अब इसमें पुरुषों के लिए वजन पर पाबंदी नहीं है। कई कहते हैं, कमेंट में डालते हैं कि सर मेरा वेट तो 130 किलो है। मैं कहता हूं भाई अगर 130 की जगह 170, 150, 160 है, और अगर तू 40 किलो का भी है तो भी वहां जाना तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है। लेकिन हाँ, बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए कम से कम जो वेट रखा गया है, जो वजन रखा है वो 47 किलो 500 ग्राम होना चाहिए। यानी आपका वेट, महिलाओं से संबंधित बात कर रहा हूं मैं, 47 किलो 500 ग्राम आपका वेट है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब ये जो प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है, यानी पंजीकरण होने के बाद आपका माप तोल परीक्षण हो गया, उसके बाद आपका दूसरा चरण शुरू होगा। और दूसरा चरण क्या होगा, तो सुन लीजिए दोस्तों, उसमें होगा आपकी शारीरिक दक्षता, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, PET कहा जाता है। और इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट है वो उनको दिखाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए होना जरूरी है क्योंकि देखिए आप किस परिस्थिति में आए हो, उससे पहले आपकी एक डॉक्टरी जांच होनी चाहिए। यानी दौड़ से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो आपसे के जो गांव या आपके शहर से संबंधित जो हॉस्पिटल है वहां पर क्या होगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा जो डॉक्टर देगा। और उसमें अगर डॉक्टर कहता है कि भाई इस आदमी की आंखें भी सही है, हाइट भी सही है, इसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है और ये दौड़ सकता है, तभी आपको दौड़ने के लिए आमंत्रित कर किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप इसमें अनफिट पाए जाते हो, यानी आपके पास चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको दौड़ में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको दौड़ किस तरह से है, इसमें आपको दिया गया है कि दौड़ किस तरह से लगानी है, कितनी मीटर या कितने किलोमीटर में, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आगे कि कैसे है इसका जो रनिंग का क्राइटेरिया, यानी दौड़ कैसे करनी है। तो टोटल जो दौड़ है पुरुषों के लिए वो 1000 मीटर रखी गई है, यानी आपकी जो दौड़ है वो 1000 मीटर है। कितनी है भाई, 1000 मीटर है वो दौड़ है।
अब 1000 मीटर दौड़ है और अंक है टोटल 30, यानी 1000 मीटर में भी आपके 30 अंक है, लेकिन दौड़ने में अलग अलग आपके सेकंड दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? अगर आप ये दौड़ 3 मिनट और 40 सेकंड के अंदर करोगे तब आपको मिलेंगे 15 नंबर, लेकिन आप थोड़ा तेज भाग गए, कहने का मतलब 3 मिनट 20 सेकंड में कर दी तो आपको अंक कितने मिल गए? 23। अब बात करते हैं आगे कि इसके अंदर देखिए, अगर आपने 3 मिनट और 10 सेकंड में आपने भाग लिया पूरा का पूरा, कि 3 मिनट 10 सेकंड में भागे, तो आपको पूरे 30 नंबर है, ध्यान रखना। तो ये जो आपका चयन है एक तरह से आपकी दौड़ भी है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी जो दौड़ रखी गई है वो 800 मीटर रखी गई है। अंक इनके भी कितने रखे गए हैं? 30 अंक रखे गए हैं। अब बात करते हैं महिलाओं को थोड़ी छूट दे रखी है दौड़ में, तो महिलाओं को 40 मिनट में ये 40 मिनट 30 सेकंड में अगर दौड़ करती है महिलाएं 800 मीटर तो 15 नंबर मिलेंगे, और वही महिला है 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर दौड़ करती है तो 23 अंक मिलेंगे उसको, और अगर 3 मिनट और 10 सेकंड के अंदर अंदर कर लिया यानी एक्सीलेंट आ गए तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन महिलाओं से संबंधित एक बात और बता दूं कि जो महिलाएं गर्भवती है उन महिलाओं को इस दौड़ के अंदर जो आपका जो आने का है या नहीं आने का है वो उनकी मतलब निर्णय पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है विज्ञप्ति में कि गर्भवती महिलाएं हैं वो इसमें मतलब अगर उनको हो सके तो ही आना है, बाकी नहीं आना है। अब बात करते हैं आगे कि दौड़ में आपको एक ही मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप भाग के आए और पीछे फिर गली से वापस आए कि सर मुझे दौड़ना है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी अंगुली पे एक निशान लगेगा और उसे पता चल जाएगा कि ये कितनी बार दौड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना कि केवल एक बार में ही आपको अवसर दिया जाएगा और उस समय आपको किसी देवता की जय बोल के दौड़ लगा लेनी है, क्योंकि दौड़ लगाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण आता है और तीसरे चरण की क्या योग्यताएं हैं वो अब आपको बताएंगे सर। लो सर। तो आपके जो शारीरिक है जो दौड़ के बारे में सर मोदीराम जी सर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि दौड़ क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। और एक बात आपको बता देता हूं कि इसमें मात्र एक ही अवसर आपको दिया जाएगा और मिनिमम आपको 15 नंबर लाने बहुत अनिवार्य है। अगर आपने 15 नंबर मिनिमम नहीं लाए तो जो अगला चरण है यानी विशेष योग्यता का जो चरण है उसके अंदर आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको एक अवसर और मिनिमम कितने 15 अंक लाने बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे और तीसरे चरण की और तृतीय चरण आपका क्या कहता है, विशेष योग्यता का चरण है। और इसमें विशेष योग्यता के चरण में आपके पास में क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए, उस सर्टिफिकेट के तौर पे आपको कितने अंक मिलने चाहिए, इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एनसीसी जो नेशनल कैडेट कोर है इसका अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है ए बी या सी कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आपके पास में अलग अलग उनको अंक निर्धारित किए गए हैं। मैक्सिमम अंक जो है आपको कितने अंक मिलेंगे, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो 8 अंक आपको मिलेंगे। और बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, आरकेसीएल द्वारा आपके पास में अगर आरएससीटी कोर्स किया हुआ है या कोई भी कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास में है और आपने तो आपको मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने अंक मिलेंगे दोस्तों, 3 अंक निर्धारित किए हुए हैं। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं और उस पॉइंट में दिया गया है आईटीआई डिप्लोमा। अगर आईटीआई डिप्लोमा आपने किसी भी किया हुआ, किसी में भी अगर इलेक्ट्रिक हो, डीजल हो, मैकेनिकल हो, किसी में भी अगर आपने किया हुआ है तो उसके जो मैक्सिमम अंक दिए गए हैं वो आपको कितने मिलेंगे, 2 अंक निर्धारित किए हुए हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स के तौर पे उसको कोई सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जो भी वर्ल्ड कप है, ओलंपिक है, एशियन है, किसी के द्वारा आपके पास में कोई प्रमाण पत्र है तो उसका भी 4 अंक निर्धारित किए हुए हैं दोस्तों। ये सब अंक आपके जुड़ेंगे। और 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं और 5वें पॉइंट आपके पास में हल्का या भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में हल्का या भारी लाइसेंस है मोटर वाहन चलाने का तो आपके पास में मैक्सिमम अंक जो मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। इसके अंदर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, जो दे रखा है यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से पूर्व जो लाइसेंस है वही मान्य होगा। अगर उसके बाद में कोई भी लाइसेंस बनाया हुआ है
तो वो लाइसेंस इसमें मान्य नहीं होगा दोस्तों। ये आप पॉइंट आप अच्छे से इसको ध्यान रखें। जो भी इसके लिए मिनिमम अगर आपको 3 अंक लाने हैं तो आपके पास में ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरीके का जो विशेष योग्यता जो रखी गई है तृतीय चरण में, उसमें ये सारा रखा गया। इस तरह के अंक आपके सारे ऐड होंगे, जुड़ेंगे। अगल जो नेक्स्ट है नामांकन परीक्षा अंक गणना, टोटल जो अंक हैं वो सब जुड़ के कितने अंक होने चाहिए उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। और उसमें देखो यहाँ पे दे रखा है कौन सा चरण, इसमें जो चरण दे रखा है वो दे रखा पीईटी। अब इस चरण के अंदर जो आपका दे रखा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इस अंक में आपके पास में जो अंक आपको दिए गए हैं वो कितने 30 अंक आपके पास में मिलेंगे, यानी 30 अंक आपको मिलेंगे। और जो विशेष योग्यता, यानी ये जो अपने यहाँ पे डिस्कस किया, इन विशेष योग्यता में जो आपको अंक है वो मिलेंगे कितने टोटल, अगर आपके पास सारा ये क्राइटेरिया फिलअप होता है तो आपको मिलेंगे टोटल 20 अंक। और इन दोनों का जो योग होता है वो हो गया 50, यानी 50 अंक। तो आपको मिनिमम विशेष जो योग है टोटल 50 अंक का होगा। इसमें जो पीईटी में है न्यूनतम आपके पास में 15 अंक लाना आपको बहुत ही अनिवार्य होगा। अगर 15 अंक आपने नहीं लाए तो आप बाहर हो जाएंगे। मिनिमम आपको पीईटी के अंदर 15 अंक लाना अर्थात बहुत ही ज़रूरी है। और अपन डिस्कस करते हैं आगे। और उसमें आगे में जो कुल अंक है, जो आपके पास में जो कुल अंक आपको जोड़ के जो आएंगे, उस कुल अंक का मिनिमम है जो 40% यानी 40%, मिनिमम 40% यानी कितना 20 अंक ये दे रखा, अर्थात मिनिमम 40% यानी 20 अंक आपको लाना क्या हो जाएगा इसमें अनिवार्य है। अगर मिनिमम 40% अंक आप नहीं लाते हैं तो ये आप इसके अंदर से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो राजस्थान सरकार द्वारा होम गार्ड भर्ती जो 2020 गृह रक्षा राजस्थान जयपुर ने जो निकाली है, उसी के ऊपर अपने सारी की सारी चर्चा की है। क्या वेतनमान होना चाहिए, क्या फिजिकल होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, हाइट वजन क्या होना चाहिए, सब पे अपन ने सारी इस पे चर्चा की है। तो दोस्तों ये थी होमगार्ड भर्ती, बहुत शानदार भर्ती है। अभी की जो बिना एग्ज़ाम की भर्ती है इसके ऊपर अपन ने चर्चा की। कैसा लगा वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।